हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में हम लोग आपकी क्लास 12 की वी स्टार्स बुक का चैप्टर 1 विच इज़ द थर्ड लेवल वो कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर की प्रॉपर हिंदी इंग्लिश मिक्स एक्सप्लेनेशन, थीम्स एक्सप्लेन्ड मिलेंगी, कैरेक्टर स्केच दिया हुआ मिलेगा। इन शॉर्ट आपको सब कुछ एक जगह पे मैं कंपैक्ट करके दे दूँगी। सो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो एंड हेल्पफुल हो। एंड इसी के साथ हम लोग अब बिना देरी करे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस वीडियो में आपको द थर्ड लेवल चैप्टर के कैरेक्टर्स के प्रॉपर कैरेक्टर स्केचेस मिलेंगे, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा और फिर चैप्टर की थीम्स भी एक्सप्लेन मिलेंगे। सो अब हम लोग कैरेक्टर स्केच से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे स्टोरी के सबसे मेन कैरेक्टर की, विच इज चार्ली। चार्ली जो है 31 ईयर ओल्ड का एक ऑर्डिनरी इंसान है जो अपनी वाइफ लुइजा के साथ न्यूयॉर्क सिटी में कहीं रहता है। ठीक है, उसकी मेन जो हॉबीज़ है वो है स्टैम्प कलेक्टिंग की हॉबी है। अब स्टैम्प कलेक्टिंग की जो हॉबी है वो चार्ली के लिए एक मीन्स ऑफ एस्केप भी बनती है। कैसे भाई, चार्ली जो है जब भी स्टैम्प्स कलेक्ट करता है तो वो ना एक अलग ही दुनिया में खो जाता है। उसको ना इतना एन्जॉयमेंट फील होता है कि वो अपनी सारी सुध-बुध खो देता है। ये स्टैम्प कलेक्टिंग की जो हॉबी है वो चार्ली को उसके ग्रैंडफादर से मिली है। ठीक है, चार्ली के ग्रैंडफादर भी चार्ली की तरह बहुत ज़्यादा शौकीन थे स्टैम्प्स कलेक्ट करने के, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर चार्ली ने भी स्टैम्प्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। अब चार्ली ने ना अपनी फेवरेट प्लेस के बारे में भी बताया। गेलिसबर्ग में वो जब वो बच्चा था ना चार्ली, तब वो वहाँ पे रहा करता था। उसने अपना पूरा चाइल्डहुड गेलिसबर्ग में ही बताया था। तो वो जगह उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसका मानना है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, शांत है और उसके लिए बिल्कुल ही आइडियल है। अब चार्ली जो है, जैसा मैंने बताया, हर चीज़ से एस्केप जो है उसको करना होता है। एस्केप किससे करना होता है? अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से, अपनी एंग्जाइटीज से, अपनी इनसिक्योरिटीज से। तो नेचुरली उसका नेचर काफ़ी एस्केपिस्ट है, काफ़ी इमेजिनेटिव है। ठीक है, और वो जो उसके साथ जो पूरा थर्ड लेवल का एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में वो अपने साइकाइट्रिस्ट को बताता है। जो मतलब अपनी दिल की बात है ना, जैसे जैसे उसको बोलना होता है भावुक होके वगैरह वगैरह, मतलब ओपनली वो जो है अपनी थर्ड लेवल वाली बात को साइकाइट्रिस्ट को वो बताता है। अब भाई जाहिर सी बात है, वो घर वालों को बोलेगा कि वो एक ऐसी जगह पे गया जो उस दुनिया में है ही नहीं, तो उसके घर वाले तो उसको पागल ही समझेंगे ना। तो लगा दिया साइकाइट्रिस्ट। अब साइकाइट्रिस्ट लगा दिया तो उसको बता दिया। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस पूरे चैप्टर में सब कुछ, जितनी भी चीज़ें, जहाँ भी जिधर भी आपको आइज देखने को मिलेंगे, जो भी आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलेंगी, वो सारी चार्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। ये पूरी स्टोरी चार्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई है। सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर, विच इज़ द साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट जी भी जो हैं काफ़ी मेन कैरेक्टर हैं। ठीक है, और इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है चार्ली की लाइफ में। ये चार्ली के बड़े ही क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, और एक काफ़ी रैशनल प्रैक्टिकल इंसान है जो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बिलीफ रखते हैं जिसकी वो प्रूफ देख सके। ठीक है, अब चार्ली के थर्ड लेवल वाले एक्सपीरियंस का कोई प्रूफ तो था नहीं, तो ये भी विश्वास नहीं करते हैं। ये भी बोलते हैं चार्ली को कि ये उसकी इमेजिनेशन है, और उसको ना तरह तरह से जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि चार्ली ऐसे इमेजिनेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में ना खुश है। ठीक है, तो इस टाइप से चार्ली को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जो भी तुमने देखा, सुना, समझा, वो सारी चीज़ें बस तुम्हारे दिमाग का खेल है, यानी कि तुम्हारी इमेजिनेशन है। ऐसे करके वो चार्ली के एडवेंचर को एक्सप्लेन करते हैं। अब एडवेंचर से एक और पॉइंट आता है, ये महाशय साइकाइट्रिस्ट होने के बावजूद भी काफ़ी एडवेंचरस और क्यूरियस नेचर के हैं। वो कैसे, वो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। अब मैंने ये पॉइंट बीच में छोड़ दिया था, आप सोच रहे होगे मैं इस पे क्यों नहीं आई हूँ।
अब जैसे कि चार्ली जो है उसकी पहचान दी हुई है, एज दी हुई है, वो कहाँ रहता है, क्या उसकी हॉबी है, सब सारी चीज़ें उसकी बताई हुई है। इनकी ऐसा कुछ बोला नहीं है, बस ये बोला कि ये चार्ली के क्लोज फ्रेंड है और उसकी सारी जो दिमागी हालत है उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, बस इतना ही बताया। अब उनका रियल नेम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें स्टोरी में नहीं ही बताई गई हैं, तो इस चीज़ पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं साइड कैरेक्टर पे। लुइजा यानी कि चार्ली की जो वाइफ है वो बेसिकली स्टोरी का साइड कैरेक्टर है। उनको ज़्यादा कहीं मेंशन करा नहीं गया, लेकिन जहाँ जहाँ करा है उससे हमें एक बात ज़रूर पता चलती है कि वो चार्ली के लिए बेस्ट पार्टनर है, काफ़ी केयरिंग है और चार्ली को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, इवन दो वो खुद उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही होती है। लाइक दी साइकाइट्रिस्ट, लुइजा जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल रैशनल पर्सन है जो सिर्फ उन्हीं बातों पे विश्वास करती है जिन चीज़ों का वो प्रूफ देख सके, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम वो काफ़ी पेशेंट भी हैं, मतलब चार्ली की बातों को वो सुनती हैं, समझती हैं, कोशिश करती हैं और मतलब उसको आराम से बैठ के समझाने की कोशिश करती हैं कि भाई चार्ली चार्ली जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, वो सारी चीज़ें झूठ हैं, मिथ्या हैं, इमेजिनेशन है, ठीक है। अब वो यही पॉइंट हमको ये भी बताता है कि चार्ली की वाइफ जो है ना, चार्ली को लेके एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कंसर्न्ड भी है, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारे जितने भी कैरेक्टर स्केचेस हैं वो सब समाप्त होते हैं और अब हम आगे चलते हैं ऑन टू दी स्टोरी। I talked to a psychiatrist friend of mine among others, and I told him about the third level at the Grand Central Station, and he said that it was a waking dream wish fulfillment. He said that I was unhappy, and that made my wife kind of mad, but he explained that he meant that the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just wanted to escape. तो चार्ली यही बोलता है कि बस उसकी यही इच्छा थी कि वो ना इस स्ट्रेसफुल लाइफ से जो है वो भाग जाए। ये एक्सप्लेनेशन जो है साइकाइट्रिस्ट देता है चार्ली को कि तुमने थर्ड लेवल जो है बस इमेजिन ही किया था और इस वजह से किया था क्योंकि तुम अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ना खुश हो, तुम बहुत ही स्ट्रेस्ड हो। अब चार्ली ये सब बता ही रहा होता है साइकाइट्रिस्ट को, तो हम आगे ये देखते हैं कि चार्ली का एक्सपीरियंस क्या था। ओके, अब यहाँ पे चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे बताते हैं, ठीक है। One night last summer, I worked at the office and I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from the Grand Central Station because it would be faster than the bus. यही सब सोच के जो है चार्ली, क्योंकि उसने काफ़ी देर रात तक काम किया था और अब बस उसका मन था कि वो जल्दी से लुइजा के पास घर पहुंच जाए और आराम करे, तो वो डिसाइड करता है कि वो सबवे ले लेगा। ठीक है, महंगा है, क्या हो गया, बस से तो ज़्यादा फास्ट है और वो वंस इन अ वाइल ही ले रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा सोचता है चार्ली। अब आगे क्या होता है? I turned into the Grand Central Station from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take the trains like the 20th century. Then I walked down another flight of stairs to the second level, where the suburban trains leave. अब बेसिकली इसका यही मतलब हुआ कि चार्ली जो है वैंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में आता है। पहले वो कुछ सीढ़ियाँ उतरता है और आता है फर्स्ट लेवल पे। फर्स्ट लेवल पे नॉर्मल ट्रेन्स चल रही होती हैं जो इंटरसिटी चलती है ना, वही वाली ट्रेन्स। फिर वो एक और फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स नीचे उतरता है और जो है सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है। वहाँ पे जो है सबर्बन ट्रेन्स, यानी कि ट्रेन्स जो न्यूयॉर्क सिटी के थोड़ा बाहर वाले एरिया में या उसके आसपास वाले एरिया में चल रही होती है। अब जैसे मैंने बताया था, चार्ली का घर जो है न्यूयॉर्क में ही है लेकिन थोड़ा ना आउटस्कर्ट्स पे है, तो इस रीज़न से वो सेकेंड लेवल पे सबर्बन ट्रेन्स के लिए आता है। अब आगे क्या होता है? Then I ducked into an arched doorway, heading for the subway, and got lost. That's easy to do. I've been in and out of the Grand Central Station hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways, stairs, and corridors. तो चार्ली बेसिकली यही कहता है कि वो ना सेकेंड लेवल पे आता है और वहाँ से ट्रेन लेने के लिए एक इस तरीके से जो है एक आर्च्ड डोरवे में वो घुस जाता है, ठीक है।
और वहाँ पे घुसने के बाद चार्ली हो जाता है खो, यानी कि ही जस्ट बिकम्स लॉस्ट, रास्ता भटक जाता है, अब क्या करे, कहाँ जाए। चार्ली लेकिन जो है हमारा बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता है, वो सीधे जो है वो चलते चले जाता है और यही बताता है कि भाई मैं कई बार जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में आया हूँ और जब भी आया हूँ तो खो जाता हूँ, और हमेशा मतलब चार्ली जो है हमारा नए नए एंट्रेंसेस में, नए नए डोरवेज में, नए नए कॉरिडोर्स में वो घुसता रहता है और ऐसे वो जगहें जो है वो डिस्कवर करता रहता है। चार्ली जो है एक बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में आता है और बोलता है कि वो ना पहले जब वो आया था तो वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में घुस जाता है, वो एक कॉरिडोर में घुसता है जो उसको रूजवेल्ट होटल की लॉबी में ले जाता है, ठीक है। और एक बार तो ऐसे हुआ था कि उसने एक ऐसा कॉरिडोर ले लिया था जो उसको एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचा देता है जो कि 46th स्ट्रीट पे थी, ठीक है। तो चार्ली यही बताता है कि कितना बड़ा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो कहता है कि उसको ना एक ख्याल आया होता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ना किसी पेड़ की रूट्स की तरह है जो बस फैलती ही जाती हैं और इधर उधर से सारी चीज़ों को कनेक्ट करती जाती हैं। ये ख्याल हाउएवर चार्ली ने अपने साइकाइट्रिस्ट को नहीं बताया था, बिकॉज वो जानते थे कि अगर ये बता दिया तो उसका साइकाइट्रिस्ट यही समझ लेगा कि चार्ली पागल हो चुका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। The corridor I was in began angling left and slanting downwards, and I thought that was wrong, but I kept walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left, and I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level at the Grand Central Station. तो बेसिकली यहाँ पे चार्ली जो है वो यही बोल रहा होता है कि जिस कॉरिडोर में वो घुसा था ना, उसको ऐसा लग रहा था वो गलत जगह पे आ गया है, क्योंकि वो जो है ना कॉरिडोर लेफ्ट ही मुड़ता जा रहा था और उसमें ना एक तरीके से ऐसे ढलान सी आ गई थी। लेकिन फिर भी भाई अब वो जाता भी कहाँ, तो वो चलता रहा एंड वहाँ पे इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि उसको ना सिर्फ अपने फुटस्टेप्स की और अपनी ब्रेथ्स लेने की जो है आवाज़ें आ रही थी, एंड वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर चार्ली जो है कॉरिडोर टुवर्ड्स मुड़ रहा था तो उसने भी लेफ्ट ले लिया, एंड सडनली जो है उसको ना लोगों की फुसफुसाने की, बातें करने की आवाज़ सी आने लगती है, तो वो समझ जाता है कि वो फाइनली किसी जगह पे पहुंच गया है। और जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि वो 3rd लेवल पे पहुंच गया है। अब यहाँ से जो पार्ट मैं एक्सप्लेन करूँगी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। सो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन मैंने एंड में दी हुई है, मतलब जो रिटन पार्ट है आई हैव गिवन दैट एट द एंड। तो चार्ली जब 3rd लेवल पे आता है तो वो क्या क्या देखता है, वो यही देखता है कि जो इंफॉर्मेशन बूथ है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लग रहा है, उसको वर्न आउट लग रहा है क्योंकि वो वुड का बना हुआ है। फिर वहाँ के जो मैन हैं वो सारे ऐसे टॉप हैट्स यानी कि डर्बी हैट्स ऐसे पहने हुए होते हैं, उनकी लंबी लंबी मुस्टैचेस होती हैं, साइड बर्न्स होते हैं, साइड बर्न्स यानी कि एक टाइप की बियर्ड, ठीक है। और वो पॉकेट वॉच रखे हुए होते हैं, सबसे ज़रूरी बात, ठीक है। फिर जो वहाँ की वुमेन होती हैं उन्होंने ऐसे लॉन्ग ड्रेसेस पहन के रखे हुए होते हैं, जो उनके बूट्स होते हैं वो काफ़ी हाई बटन्ड होते हैं, और जो उनकी स्लीव्स होती हैं वो ना ऐसे, मतलब बुक में ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ है कि दे वोर अ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, यानी कि उनकी वो ना एक तरीके से पफ्ड स्लीव्स का ही एक टाइप होती हैं, तो वो पहनी हुई थी, उनकी ड्रेसेस में वो सब कुछ अटैच था। फिर चार्ली ये भी देखता है कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जो लाइट्स हैं वो बल्ब्स नहीं है बल्कि ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, यानी कि एक तरीके से लालटेन है, ठीक है। और जो फ्लोर्स हैं उन पे ना इस तरीके से कुछ ब्रास स्पिटून्स रखे हुए थे, अरे समझो ना जिसमें लोग थुकते करते हैं, वही वाली चीज़ें। और फिर चार्ली ये भी देखता है कि जो वहाँ पे जो ट्रेन्स हैं उनमें ना एक फनल शेप्ड का स्टैक लगा हुआ है जिसमें से धुआं निकल रहा है। अब ऐसी ट्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइम में चलती थी,
चार्ली तो यही सोच रहा होता है और वो ये सोचता है कि वो यहाँ ये कैसी जगह पे आ गया, ये तो सब कुछ यहाँ पे इतना पुराना पुराना ओल्ड फैशन सा है। फिर अब क्या, चार्ली कंफ्यूज्ड काफ़ी ज़्यादा, सोचने लगता है कि वो यहाँ कहाँ आ गया, यहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी जो है चार्ली की नज़र एक न्यूज़पेपर पे जाती है जो एक डिलीवरी बॉय के पास जो है ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। वहाँ पे वो देखता है कि जो वो न्यूज़पेपर है वो द वर्ल्ड द्वारा पब्लिश्ड है। अरे जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे न्यूज़पेपर ब्रांड्स ही तो हैं जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश करवाती हैं, ठीक है। तो वो न्यूज़पेपर जो है वो द वर्ल्ड का था और वो ये भी देखता है कि वहाँ पे जो उस न्यूज़पेपर में जिस टॉपिक के बारे में बात हुई हुई है वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बात हुई हुई है। प्रेसिडेंट क्लीवलैंड तो 1890s में प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएसए के, है कि नहीं। तो यही सब वो सोच रहा होता है और फिर वो डेट देखता है और उसको समझ में आ जाता है कि वो साल 1894 में पहुंच गया है। अब यहाँ पे चार्ली उदास होने की बजाय बड़ा खुश हो जाता है। ये सोचता है कि वाह वाह, मुझे तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, मैं तो आज़ाद हो गया, मैं यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी वाइफ के साथ, मेरी ज़िंदगी तो बदल जाएगी। वो ऐसे ऐसे सोचता है और अब इसी एक्साइटमेंट में चार्ली जो है जल्दी से जल्दी टिकट काउंटर के पास जाता है और सोचता है कि मैं ना जल्दी से अपनी वाइफ के साथ गेलिसबर्ग चला जाता हूँ। तो वो टिकट काउंटर पे आके आदमी से पूछने लगता है कि मुझे ना 2 टिकट दे दो तुम गेलिसबर्ग जाने की। गेलिसबर्ग वही जगह जहाँ वो बचपन में रहा करता था, उसको वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद थी चार्ली को। तो पूछता है कि मुझे वहाँ के टिकट्स दे दो और वो जो टिकट काउंटर पे जो आदमी है उसको ना पैसे भी दे देता है। लेकिन टिकट काउंटर वाला आदमी पैसे देखता है और फिर चार्ली को देखता है और ना ऐसी गुस्से वाली नज़रों से देखता है कि चार्ली घबरा जाता है। फिर ना मतलब वो जो है चार्ली को ऐसे बोलता है कि क्या तुमने मुझको बेवकूफ़ समझ के रखा है, ये तो फर्जी नोट है, तो मुझे फर्जी नोट देके बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो। तो चार्ली को फिर स्ट्राइक होता है कि ये नोट तो 1950 के हैं, 1894 में काम कहाँ से आएंगे, इसलिए ये तो यहाँ पे तो ये फर्जी ही कहलाएंगे। अब चार्ली जाता है डर, उसके ना मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है कि कहीं मैं जेल ना पहुँच जाऊँ। तो वो ना जल्दी से भाग जाता है और भाग के उसी टनल द्वारा वापस जो है अपने टाइम में आ जाता है, विच इज़ 1950, ठीक है। 1950 में चार्ली जो है वापस उसी टनल को लेके आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे के रखा है, डिस्क्रिप्शन दे के रखा है 3rd लेवल का, कैसे चार्ली यहाँ पे पहुँचता है और वो क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करता है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड मैं जानती हूँ ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा बिकॉज मैंने ये जैसे तुमको आंसर लिखना है ना एग्ज़ाम में उसी स्टाइल में लिखा हुआ है। सो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ 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 इसको ना तुम पढ़ लेना एक बार। मैं पढ़ने बैठ गई तो मैं पढ़ सकती हूँ बट वो वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए फिर मैं तुमको ही बोल रही हूँ कि तुम खुद ही पढ़ लेना, ओके। इसमें वही सारी चीज़ें लिखी हैं जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। ये उसी चीज़ का दूसरा पेज है। ऑलराइट, सो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। अब चलते हैं आगे। अब क्या होता है, चार्ली वापस अपने टाइम में आ जाता है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे ना वहाँ सेटल होना ही होना है गेलिसबर्ग में, वो भी 1894 के गेलिसबर्ग में। तो अगले दिन काम के बाद चार्ली अपने जो लंच टाइम है उसमें जल्दी से बैंक जाता है और बैंक जाके ना $300 जितनी भी उसकी सारी सेविंग्स थी वो सब निकाल लेता है, सब विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। I left the same way I came, I suppose. The next day, during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and brought the old style currency. अब चार्ली जो है ओल्ड स्टाइल करेंसी ले आता है। इस बात से उसकी वाइफ लुइजा बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और उसको बहुत डांटती है। My $300 brought less than $200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. अब यहाँ पे चार्ली जो है ना नुकसान करे आता है। लुइजा को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि $300 जो उसकी सारी सेविंग्स थी वो सब लेके वो $200 जो है ओल्ड स्टाइल बिल्स में लाता है और चार्ली को उस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो तो बहुत ही खुश है।
क्योंकि भाई अब वो उस टाइम पे ये भी सोचता है कि इन्फ्लेशन वगैरह भी तो कम होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो कम होगी, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लुइज़ा लुइज़ा जो है यही सोचती है कि भाई ये उसके पति को क्या हो गया है और ऐसी पागलों जैसी हरकतें क्यों करे जा रहा है। एंड मतलब वो उसको डांटती है और काफ़ी ज़्यादा कंसर्न वे में उसको समझाने की कोशिश करती है कि चार्ली चार्ली ये थर्ड लेवल सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन है, तुम थर्ड लेवल को अब छोड़ दो, ऐसे वो उसको समझाने की कोशिश करती है। लेकिन चार्ली कहाँ मानने वाला, वो जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि थर्ड लेवल उसको दोबारा मिल जाए, लेकिन उसको थर्ड लेवल दोबारा कभी नहीं मिलता। लुइज़ा इस बात से काफ़ी ज़्यादा रिलीव्ड है, ये सोच के कि चलो फाइनली अब इसको समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ इसकी हेलुसिनेशन थी। लेकिन भाई चार्ली को कहाँ समझना, अब वो लुइज़ा के बहकावे में आके जो है समझ जाता है कि चलो ठीक है लुइज़ा सही कह रही है, अब नहीं मिल रहा थर्ड लेवल तो क्या करें। फाइनली वो अपनी वापस से अपनी लाइफ में सेटल होने लगता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करने लगता है, लुइज़ा को टाइम देने लगता है और अपनी स्टैम्प कलेक्टिंग की हॉबी पे भी वापस पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन एक दिन उसके साथ ना कुछ ऐसा होता है जो उसके होश उड़ा देता है। लिटरली इट्स माइंड ब्लोइंग फॉर हिम। वो उस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाता है। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said, and it had been there since July 18, 1894. The postmark showed that. Yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to the granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. Till I took it out and opened it. And the paper inside wasn't blank either. तो भाई अब ना चार्ली को ना एक दिन वो जब वो अपने ग्रैंडफादर की स्टैम्प कलेक्शन व्यू कर रहा होता है, तो उसमें ना वो एक फर्स्ट डे कवर्स के स्टैक पे पहुंचता है और उन फर्स्ट डे कवर्स को वो देखने लगता है। अब पहले मैं बता दूं फर्स्ट डे कवर क्या होता है। बेसिकली जैसे ही कोई स्टैम्प रिलीज होती है, अगर आप उसी दिन उसको परचेज करके क्या कहते हैं अपने आप को मेल कर लेते हो, तो वो एक फर्स्ट डे कवर बन जाता है। ठीक है, अब भाई क्योंकि आप वो स्टैम्प अपने आप को मेल कर रहे हो, किसी और को थोड़ी भेज रहे हो, अपने आप को ही तो भेज रहे हो, तो जो उसमें आप पेपर रखते हो ना एनवेलप में, वो जनरली ब्लैंक रहता है। लेकिन यहाँ इस केस में क्या हुआ था, अब क्योंकि चार्ली के ग्रैंडफादर ने तो यही अज्यूम किया होगा कि ये फर्स्ट डे कवर है, तो इसलिए इसके अंदर कुछ होगा नहीं। लेकिन चार्ली जो है इस फर्स्ट डे कवर को खोलता है और देखता है कि उसके अंदर का पेपर जो है ना वो ब्लैंक नहीं है, और वो उस लेटर को पढ़ने लगता है। टर्न्स आउट वो लेटर ना उसके दोस्त सैम ने दिया हुआ होता है। उसका दोस्त सैम जो है ना वो कुछ दिन पहले मिसिंग चला गया था, बहुत ही मिस्टीरियस वेज में। ठीक है, वो लेटर ना उसी के उस दोस्त से होता है, और वो दोस्त सैम जो है वो चार्ली को ये बता रहा होता है कि चार्ली चार्ली देखो मुझे ना थर्ड लेवल मिल गया है और मैं ना गेलिसबर्ग में सेटल हो गया हूँ, ऐसा सैम जो है चार्ली को उस लेटर के थ्रू बता रहा होता है। सैम ये कहता है चार्ली को कि तुम अपनी पत्नी लुइज़ा के साथ जल्दी से जल्दी गेलिसबर्ग 1894 में आ जाओ, थर्ड लेवल को ढूंढना बंद मत करना बिकॉज वो काफ़ी ना वर्थ इट है। तो ऐसे ऐसे वो बोलता है, वो बताता है कि वहाँ पे गेलिसबर्ग में लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं, वहाँ पे तो स्ट्रीट पे पियानो भी बजता है, लोग नाचते गाते भी हैं, और वहाँ पे ना सब कुछ बहुत ही ज़्यादा लाइवली है। ऐसे वो ना चार्ली को अपने उस लेटर के थ्रू बता रहा होता है। तो चार्ली हक्का बक्का कि अरे मुझे तो लग रहा था कि मेरी चीज़, मैंने जो थर्ड लेवल के बारे में बात की थी वो तो एक इमेजिनेशन थी, लेकिन अब चार्ली को समझ में आ जाता है कि ये सच्ची है, ये सब सच में है हुआ है। ठीक है, और यही बात लुइज़ा को भी समझ में आ जाती है। तो वो लोग थर्ड लेवल को जारी रखते हैं, कोशिश करते रहते हैं ढूंढने की। ठीक है, तो यही वो लेटर बता रहा होता है। अब एक बार सैम को भी देख लेते हैं थर्ड लेवल में। अब चार्ली जो है जब थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह डिग आउट करता है तो उसको पता चलता है कि सैम के गायब होने से पहले वो कुछ दिन पहले ना वो $800 ओल्ड स्टाइल करेंसी में लेके आया था। और चार्ली समझ जाता है कि सैम ने जो है फाइनली अपना ड्रीम अचीव कर लिया होगा। मतलब सैम की ना काफ़ी दिली इच्छा थी कि वो हे फीड और ग्रीन का बिजनेस स्टार्ट करे। ठीक है, तो अब वो उसने वहाँ पे कर ही लिया होगा। तो ये सोच के चार्ली जो है खुश हो रहा होता है अपने दोस्त सैम के लिए। अब जो है इस नोट पे चैप्टर एंड हो जाता है, लेकिन एक ट्विस्ट
इस चैप्टर में अभी भी बाकी रह जाता है। वो ट्विस्ट क्या होता है भाई? वो ट्विस्ट ये था कि सैम जो चार्ली का दोस्त था, वही सैम चार्ली का साइकाइट्रिस्ट भी था। मैंने आपको शुरुआत में जो साइकाइट्रिस्ट का कैरेक्टर स्केच था उस पर रियल नेम पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये ट्विस्ट जो है स्टोरी के एंड में ही रिवील होता है कि सैम ही चार्ली का साइकाइट्रिस्ट है। वही साइकाइट्रिस्ट जो इनिशियली चार्ली की बातों को मिथ्या बता रहा था, इमेजिनेशन बोल रहा था, लेकिन फिर खुद वो चार्ली की बातों को लेके काफ़ी क्यूरियस हो जाता है और वो थर्ड लेवल के एडवेंचर पे निकल पड़ता है। फॉर्चुनेटली उसको थर्ड लेवल मिल भी जाता है और फिर वो वहाँ पे गेलिसबर्ग 1894 में सेटल हो जाता है और वो चार्ली को ऐसे जो है लेटर लिख देता है, बताता है कि मैं ना 1894 में हूँ, तुम लोग भी जल्दी से आ जाओ। इस नोट पे ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होता है ख़त्म। बट अभी भी एक चीज़ बाकी बची है। वो क्या है? जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में प्रॉमिस किया था, मैं आपको इस चैप्टर की थीम्स भी ढंग से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगी। सो अब चलते हैं थीम्स पे। पहली थीम एस्केपिज्म की। एक सेकेंड। At its core, escapism in this story is about the human desire to flee from the stress, chaos, and anxieties of modern life by imagining or creating an alternate reality that feels safer, simpler, and more comforting. Basically, escapism जो है इस चैप्टर में हर जगह पे दिखाया गया है। चार्ली की हॉबी स्टैम्प कलेक्शन में, उस थर्ड लेवल वाली स्टोरी में, मतलब थर्ड लेवल वाले एक्सपीरियंस में। इनफैक्ट चैप्टर का जो टाइटल है दी थर्ड लेवल, वही इस स्टोरी की मेजर थीम विच इज़ एस्केपिज्म उसको डिपिक्ट कर रहा होता है। कैसे? अब भाई चार्ली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, अनहैप्पी है अपनी लाइफ में, तो वो अनहैप्पी से हैप्पी में चेंज करने के लिए अपने आप को चीज़ें ना इमेजिन करने लग जाता है कि थर्ड लेवल नाम की किसी जगह पे वो जाता है, वहाँ पे जाके वो गेलिसबर्ग 1894 मतलब वो 1894 के टाइम में पहुँच जाता है और फिर वो खुश हो जाता है कि वो अपने चाइल्डहुड वाले प्लेस पे जाके अब सेटल भी हो सकता है और वो एक फ्रेश स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये सब सोच के वो खुश हो जाता है कि उसकी पुरानी ज़िंदगी अब पीछे छूट जाएगी और उसको कभी भी उसकी तरफ मुंह मोड़ के नहीं देखना पड़ेगा। तो ये ना उसकी उस बहुत ही डीप डिज़ायर को शोकेस करता है कि कैसे वो अपनी इस लाइफ से भागना चाहता है और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, स्टोरी ये भी बताती है कि एस्केपिज्म जो है वो फैंटेसी या इमेजिनेशन नहीं है, वो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अब खुद ही सोचो, चार्ली की ये थर्ड लेवल वाली जो इमेजिनेशन है, वो अगर वो इमेजिनेशन है तो वो चार्ली को क्या रियल लाइफ में कंफर्ट नहीं दे रही होगी? उसकी जो रियल लाइफ में स्ट्रेस है उसको काउंटर अटैक करने में हेल्प नहीं कर रही होगी? यही चीज़ बताते हैं कि एस्केपिज्म जो है, जो उसकी जो इमेजिनेशन के फॉर्म में एस्केपिज्म है, वो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म का काम कर रही है। ओके, व्हेनेवर लाइफ गेट्स ओवरवेलमिंग, पीपल ऑफ्टन रोमांटिसाइज, यानी कि दे इमेजिन द पास्ट और ड्रीम ऑफ बेटर वर्ल्ड्स। Escapism is basically a yearning. Yearning यानी कि एक longing to retreat from the tense, fast-paced modern world into a peaceful, idealized past, whether it is real or imagined. इसका यही मतलब हुआ कि escapism जो है ना, basically एक तरीके की इंसान की longing होती है कि वो अपनी इस भागती दौड़ती ज़िंदगी को छोड़ के, इस स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर होके वो एक बहुत ही पीसफुल, शांत, काम, बिल्कुल ना उसकी परफेक्ट आइडियल लाइफ में वो पहुंच जाए। अब रियल लाइफ में एग्जाम्पल की बात करें तो समझ लो जैसे कि आपकी समर वेकेशन हुई, आप वेकेशन पे जाते हो या नहीं, घूमने जाते हो, ट्रैवल करते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको अच्छा लगता है या नहीं? उस वक्त आप किसी भी और स्ट्रेसफुल चीज़ के बारे में या अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहे होते हो। यू आर जस्ट देयर एंजॉइंग द मोमेंट। वो हो गया हमारे रियल लाइफ के एस्केपिज्म का एग्जाम्पल। और इमेजिन्ड में तो आप देख ही सकते हो, चार्ली का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई हो। एंड ऑल ऑफ दिस मैटर जो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ये सब एग्जाम स्टाइल पॉइंटर्स में लिखा हुआ है। सो यू कैन जस्ट क्रिएट अ पैराग्राफ आउट ऑफ इट, बिकॉज these are the lines which you should actually include in your exam, क्योंकि ये तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी मार्क्स स्कोर करने में। और इंग्लिश को तुम्हारे लेना
बहुत ही ज़्यादा आसान बना देंगे। क्या होता है ना, टीचर ना सिर्फ ऐसे फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन पढ़ता है ये जानने के लिए कि उसको कितने नंबर देने चाहिए। उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ये पूरी की पूरी चीज़ पढ़े, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन जो इम्प्रेशन देती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा ना सोच समझ के लिख देना, अच्छी अच्छी इंग्लिश टेप देना ना वहाँ पे। चलो रिगार्डलेस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थीम है हमारी टाइम ट्रैवल की, ठीक है। अब स्टोरी में टाइम ट्रैवल ना दोनों कैरेक्टर्स करते हैं, चार्ली भी करता है और सैम यानी कि चार्ली का साइकाइट्रिस्ट वो भी करता है, ठीक है। चार्ली जो है प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से प्रेजेंट में, तो कभी सैम जो है प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से प्रेजेंट में, ऐसे ऐसे जो है चलता रहता है पूरी स्टोरी में। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि टाइम ट्रैवल जो है ना रियलिटी और इमेजिनेशन को लिंक करता है, ठीक है। वो इंसान की उस इमोशनल डिज़ायर को डिपिक्ट करता है जिसमें ना वो अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से बस दूर भागना चाह रहा होता है। एस्केपिज्म को डिपिक्ट करता है, ठीक है। एस्केपिज्म का और ब्रॉडर जो वर्जन है वो है टाइम ट्रैवल, बिकॉज टाइम ट्रैवल इज द मीन्स जिसके थ्रू एस्केपिज्म को दिखाया गया है, ओके। इट्स नॉट अबाउट मशीन्स बट अबाउट द हार्ट्स लॉन्गिंग फॉर अ लॉस्ट सिंपलर टाइम। मशीन के बारे में नहीं है भाई, बस ये इंसान की उस दिली इच्छा के बारे में कि मुझे ना बस पीसफुल सिंपलर कंफर्टिंग टाइम में रहना है। अब भाई चार्ली का टाइम क्या था, पोस्ट वॉर टाइम था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जस्ट बाद वाला समय था, ठीक है। तो तब ना बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी रहती थी उसकी लाइफ में कि कहीं ये ना हो जाए, दोबारा ऐसे ना हो जाए, फिर इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, उसकी जॉब खतरे में ना आ जाए वगैरह वगैरह। तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहता था ना कि वो यही चाहता है कि काश मैं उस टाइम में पैदा हुआ होता जहाँ पे वॉर जो है ना कई साल दूर होती। तो ये उसकी दिली इच्छा थी और ये चीज़ ना वो टाइम ट्रैवल से पूरा होते हुए वो देख रहा होता है। अब इस स्टोरी में टाइम ट्रैवल को ना थर्ड लेवल द्वारा पोर्ट्रे किया गया है और उसको ना एक पोर्टल टू पास्ट के फॉर्म में डिपिक्ट करा गया है। अब देखो, पास्ट में जाओगे तो आपको पता है पास्ट तो पीसफुल है, तो उस पीसफुल पास्ट में आप अपनी ज़िंदगी भी पीसफुली काट पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये भी कि भाई ट्रेडिशनल टाइम ट्रैवल की तरह जैसे कि मशीन्स में या किसी साइंटिफिक टूल को यूज़ करके टाइम ट्रैवल हो रहा है, यहाँ पे टाइम ट्रैवल काफ़ी एक्सीडेंटल होता है। अब भाई चार्ली ने ऐसे सोच के थोड़ी रखा था कि वो एक टाइम मशीन बनाएगा, साइंटिस्ट बनेगा, टाइम मशीन बनाएगा, या कोई और टाइम ट्रैवल की घड़ी बनाएगा या टूल बनाएगा जिससे वो पास्ट में जाएगा, इस डेट, इस टाइम, इस दिन, इस वक्त में जाएगा और वो वहाँ से वो अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करेगा या वहाँ पे वो कोई मिशन अकम्प्लिश करेगा। ऐसा तो कुछ था नहीं। वो तो भैया अपना आराम से ऑर्डिनरीली वो अपनी लाइफ जी रहा था। ट्रेन स्टेशन पे आता है, वहाँ से उसको ट्रेन पकड़ के घर जाना था, लेकिन वो ना गलती से वो 1894 के टाइम में आ जाता है। तो ये टाइम ट्रैवल यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंटल हुआ है, ये भी एक नोट करने वाली चीज़ है। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो टाइम ट्रैवल को ना इस स्टोरी में एज अ साइकोलॉजिकल एस्केप यूज़ करा गया है। मतलब इवन दो हमको ये पता नहीं चल रहा है कि जो थर्ड लेवल वाली जो एक्सपीरियंस है वो रियल है या इमेजिन्ड है, लेकिन जैसा भी है वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट तो कर रहा है ना चार्ली को। साइकोलॉजिकली तो उसको अपनी उस स्ट्रेसफुल लाइफ से फ्री कर रहा है ना। तो अब भले ही यहाँ पे ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि टाइम ट्रैवल वो फिजिकली कर रहा है, यानी कि वो सच में अपनी बॉडी को यूज़ करके टाइम ट्रैवल कर रहा है, या फिर ये टाइम ट्रैवल सिर्फ चार्ली की इमेजिनेशन है या सिर्फ उसके दिमाग से ही हो रहा है। लेकिन जैसे भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट एक ही है कि चार्ली को ना उम्मीद मिल रही है कि उसकी ज़िंदगी सुधर सकती है, उसको सुकून मिल रहा है कि वो एक पीसफुल टाइम में गया है, ठीक है। तो इसको ना तुम चार्ली के एग्जाम्पल के साथ लिंक करके देख सकते हो, तो तुमको टाइम ट्रैवल की जो थीम है वो प्रॉपरली तुम एग्जाम में लिख पाओगे, ओके। चलो अब चलते हैं लास्ट थीम पे, विच इज़ रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन। अब ये वाली थीम ना वही थीम है जो सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रख देती है। ट्रस्ट मी, मैंने जब ये चैप्टर किया था ना तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, बट देन इन दी एंड मुझे समझ में आ गया कि ये थीम कर लो, ज़रूरी है, ये तो करके ही जानी है, एस्केपिज्म वाली और ये वाली, क्योंकि सवाल यहाँ से आने के चांसेस हैं। टाइम ट्रैवल से भी आ सकता है, लेकिन
उतने नहीं, मतलब तुमको पता होना चाहिए कि क्या है, इतना कि तुम एग्जाम में लिख के आ पाओ। ओके, तो बेसिकली इस रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन की थीम को जो ऑथर है यानी कि जैक फिनी, ये नाम भी बड़ा भाई ज़रूरी है, याद रख लेना, आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। यानी कि जो ऑथर है विच इज़, एक सेकेंड भाई, हाँ, यानी कि जो ऑथर है हमारे जैक फिनी, उन्होंने ना इस थीम को चार्ली के कैरेक्टर के थ्रू एक्सप्लोर किया है। अब वो ये कहते हैं कि भाई चार्ली को ना एक थर्ड लेवल नाम की जगह मिल जाती है जो सिर्फ उसी के लिए एग्जिस्ट करती है और पूरी दुनिया में और किसी को भी, मतलब सबको लगता है कि ये बावला हो गया क्योंकि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ 2 ही लेवल है और ये बोलता है कि इसको थर्ड लेवल मिल गया है। अब चार्ली जो है इस प्लेस को काफ़ी ज़्यादा विविडली यानी कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिकली डिस्क्राइब करता है, लेकिन बाकी लोग जो हैं जैसे कि चार्ली का साइकाइट्रिस्ट सैम हो गया या उसकी वाइफ लुइजा हो गई, वो ये लोग सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि ये ना चार्ली बस चीज़ें ना इमेजिन कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है अपनी लाइफ में, उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है उसको, इसलिए वो ये सारी चीज़ें जो है इमेजिन कर रहा है। लेकिन भाई यही बात जो है कि क्या ये चीज़ जो चार्ली के लिए रियल है वो बाकियों के लिए एक इमेजिनेशन है, यही चीज़ ना स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, टेंशन क्रिएट कर देती है, ठीक है, बिकॉज हमको ये नहीं पता चल रहा कि रियल क्या है और इमेजिन क्या है। The story literally blurs this line further when Charlie receives a letter from his friend Sam, यानी कि उसके साइकाइट्रिस्ट से जब चार्ली को एक लेटर मिलता है जिसमें वो साइकाइट्रिस्ट कह रहा होता है कि वो 1894 में है, गेलिसबर्ग में है और उसको थर्ड लेवल मिल गया है। तो अब ना रीडर्स जो हैं यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब तक उनको लग रहा होता है कि स्टोरी में कि जो चार्ली है वो थर्ड लेवल वाली चीज़ जो पूरी वो सारी एक्सपीरियंस उसका इमेजिनेशन है, लेकिन जब वो सैम से वो लेटर वाली चीज़ वो बताते हैं स्टोरी में तो फिर रीडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो सच में हो गया, तो अब ये थर्ड लेवल वाला जो एक्सपीरियंस है ये इमेजिनेशन है या रियलिटी है। बिकॉज पॉसिबिलिटीज़ तो देखो एंडलेस है ना चैप्टर में, ऐसे भी तो हो सकता है कि चार्ली जो ये वाली चीज़ है कि वो एक लेटर डिस्कवर करता है अपने ग्रैंडफादर की कलेक्शन में जो सैम द्वारा लिखा गया था, तो और उसमें सैम बोल रहा होता है कि उसको थर्ड लेवल मिल गया। ये सारी चीज़ें भी तो एक ड्रीम हो सकती हैं, ये भी तो चार्ली इमेजिन कर रहा हो सकता है, ये तो कहीं नहीं बोला है कि नहीं। तो यही अनसर्टेनिटी बनी रहती है चैप्टर में कि रियल क्या है और इमेजिनेशन वाली पार्ट वो क्या है। तो यही हमको ये स्टोरी हमको बेसिकली यही बताती है कि इमेजिनेशन कितनी ज़्यादा पावरफुल है। हम व्यूअर्स को देखो कितने आसानी से ट्रिक कर दिया, कंफ्यूज कर दिया कि इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है, कितनी ज़्यादा मीनिंगफुल है। चार्ली के लिए तो बड़ी मीनिंगफुल हो गई क्योंकि उसकी तो ज़िंदगी बन गई और कितनी ज़्यादा कंफर्टिंग है। अब भाई अगर मान लो ये एक्सपीरियंस चार्ली का इमेजिनेशन था भी, तो क्या वो उसकी रियल लाइफ को आसान नहीं बना रहा? क्या वो उसकी डिफ़िकल्टीज़ को रिड्यूस नहीं कर रहा? क्या वो उसकी ओवरवेलमिंग लाइफ को लेस ओवरवेलमिंग नहीं बना रहा है ना? तो इसी चक्कर में उसको कंफर्टिंग भी बोला है। तो जो ऑथर है जैक फिनी, वो इस चीज़ को ना काफ़ी ओपन एंडेड वे में छोड़ देते हैं, व्यूअर्स को रीडर्स को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि भाई अब तुम सोचो कि ये रियलिटी क्या है, इमेजिनेशन क्या है। और वो बेसिकली इससे यही बताते हैं कि उन्होंने कितना ज़्यादा मेहनत करके रियलिटी और इमेजिनेशन को ऐसे ट्विस्ट कर दिया है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गई है स्टोरी। ओके, तो वो यही बता रहे हैं कि रियलिटी और इमेजिनेशन को इंसान चाहे तो कितना ज़्यादा ट्विस्ट कर सकता है। हम खुद ही हैं, हमने मान लो कोई सपना देख लिया और उसको रियलिटी में हुए किसी इंसिडेंट से जोड़ लिया, तो सोचो हमने तो रियलिटी और इमेजिनेशन को मिक्स कर दिया ना। अब थोड़े वक्त बाद हम भूल गए वो बात और फिर उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो हमने तो सब कुछ मिक्स कर दिया, हो गया। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर फाइनली एंड हो जाता है। ओके, इसकी मैंने आपको प्रॉपर्ली जो है कैरेक्टर स्केचेस दे दिए हैं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन दे दिया है, थीम्स दे दिए हैं। अब भाई आपको और कुछ चाहिए हो तो आप बाद में कमेंट करके बता देना। एंड ठीक है, छोड़ो, इसी के साथ तो बस इस चैप्टर में अब और कुछ तो बचा नहीं है। एंड आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करने के लिए कमेंट, लाइक या शेयर, नहीं तो
चलो सब्सक्राइब छोड़ो लेकिन अगर करना चाहो तो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।